हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो आइए देखते हैं IUPAC। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो वो कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते। जैसे आपका कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, CO2 हो गया, CNO- हो गया और फ्यू कार्बाइड। ये इनके साथ कार्बन तो है लेकिन ये कैसे हैं, कार्बनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक, अब आइए उसमें दो पॉइंट देखते हैं, एक कैटिनेशन पावर और एक टेट्राहेड्रल नेचर। कैटिनेशन पावर शॉर्ट में इसको हम CP लिखते हैं। कैटिनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, क्या, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। तो ये मैक्सिमम फार होता है कार्बन। तो जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है यानी कैटिनेशन पावर होती है पूरे पीरियाडिक टेबल में जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आपका कार्बन का। ठीक, तो मैक्सिमम फार कार्बन इन पीरियाडिक टेबल होल यानी कि पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपके कार्बन का। तो आइए देखते हैं जो कैटिनेशन पावर होता है वो होता है मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो मेटल मेटल के बीच जो बॉन्ड होता है वो उसकी मजबूती यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी कैटिनेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आइए इसका मतलब कि कार्बन किस ग्रुप में है, तो 4th ग्रुप में है। तो इसमें आइए ऑर्डर देख लेते हैं। तो देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक, अब हम इधर से इधर जाएंगे तो आपका क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा क्योंकि आप कार्बन से लेड की तरफ जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है तो साइज आपका बढ़ेगा। जब आपका साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी आपका बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक, अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। ठीक, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो देखिए कैटिनेशन पावर क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रेंथ घटेगा तो कैटिनेशन पावर भी क्या होगा आपका, घटेगा। तो कैटिनेशन पावर को हम शॉर्ट में CP लिखते हैं। ठीक, तो अब देखिए हम कार्बन से लेड की तरफ जाएंगे तो कैटिनेशन पावर क्या होगा, घटेगा। यानी सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। लेड तो कैटिनेशन पावर शो ही नहीं करता है। ठीक है, तो नॉट शो ठीक है, हाँ, नॉट शो कैटिनेशन पावर। ठीक है, लेड क्या होता है, कैटिनेशन पावर शो ही नहीं करता है। दूसरा टेट्राहेड्रल नेचर। ठीक, तो टेट्राहेड्रल नेचर इसका क्या मतलब है, इसको बाद में हम डिटेल में जब आपको हाइब्रिडेशन पढ़ाए थे वहाँ पे आपको आप उसमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर देखने के बाद वहाँ आपको अच्छी तरह से इसको समझाए हैं। तो इसका क्या मतलब है, ठीक, वहाँ वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। आइए इसमें देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ एंड लेवल ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर ओरिएंटेड टेट्राहेड्रली। तो इसमें जो चारों वैलेंसी होती है कार्बन की उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, टेट्राहेड्रली। ठीक, अगर हम बात करें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये कौन है, फ्रीडरिक होलर। ठीक है, फ्रीडरिक होलर, FRI फ्रीडरिक होलर। ठीक, ये क्या है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, अगर हम बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री की, ठीक है, तो वो कौन है, लावसियर। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, लावसियर। तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक,
अगर हम बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो ये होते हैं, ये हैं लॉसियर साहब, LVOISIER, ठीक है, लॉसियर। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कार्बन का टेट्राहेड्रल नेचर। तो ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक, ये सब सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड, सब क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो और देख लीजिए, जैसे ठीक, तो आइए देखिए, इसमें ये क्या है, सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक, तो देखो बच्चों, फिर आगे कुछ हाइपोथेसिस दिया गया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बार्जेलियस हाइपोथेसिस। इन्होंने दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। इनके अनुसार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी भी लिविंग सेल में, वो किसी बाह्य फोर्स के द्वारा बनते हैं, चाहे वो प्लांट का सेल हो और चाहे एनिमल का सेल हो। ठीक, तो अकॉर्डिंग हिम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर बी सिंथेसाइज इन लैब। कभी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, या आउटसाइड टू द लिविंग सेल, इनके अनुसार। ठीक है, बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था होलर। ठीक है, तो इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना के इनके वाइटल फोर्स थियरी को डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है, आइए इनका क्या एक्सपेरिमेंट था और इन्होंने कौन कौन सा कंपाउंड लिया था। तो पहला इन्होंने कंपाउंड लिया था अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस KCNO पोटेशियम साइनेट। ठीक, और ये दोनों आपस में मिलके अमोनियम साइनेट बने। ठीक है, तो इतना बनने के बाद वो जो होलर थे उन्होंने देखा, तो वो कुछ देर के लिए कुछ काम से अपने लैब से बाहर चले गए। ठीक है, फिर वो थोड़ी देर बाद आए तो देखा कि थोड़ी देर बाद ये कंपाउंड रीअरेंजमेंट होके NH2CO NH2 के फॉर्म में आ गए, जो कि क्या कौन सा कंपाउंड कहलाया, यूरिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रीअरेंजमेंट। ठीक, रीअरेंजमेंट होके क्या बना, यूरिया। ठीक, और ये किस सन में एक्सपेरिमेंट हुआ था, 1928। ठीक, 1928 में। तो सबसे पहले, और इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, किसमें, लैब में बनाया गया था। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब क्या था, यूरिया। किसके द्वारा बनाया गया था, होलर के द्वारा। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइड इन लैब इट्स एलिमेंट्स फॉर्म, तो आप याद रखिएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसको किसने किया, बनाया था, कोल्बे ने। ठीक, तो बच्चों अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो इसको हमने फर्स्ट दो भागों में डिवाइड किया है, एक ओपन चेन, दूसरा साइक्लिक। ओपन चेन एलिफैटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरा साइक्लिक रिंग लाइक या क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक, तो देखिए जो ओपन चेन है इस तरह का, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, ठीक, इस तरह के कंपाउंड। अब जो क्लोज चेन है ये कैसे होंगे, रिंग में होंगे। ठीक है, इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, साइक्लिक। अब साइक्लिक को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, एक आपका है होमोसाइक्लिक और दूसरा आपका हेट्रोसाइक्लिक। ठीक, होमोसाइक्लिक को हमने दो भाग में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड।
तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम बता देते हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह का कैरेक्टर जिस भी साइक्लिक कंपाउंड में होगा उसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और भी कंडीशंस होते हैं तो इसको हम आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अभी आप इतना नॉर्मल बस जानते रहिए। दूसरा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो जिसमें एरोमेटिक कंडीशन ना हो उसको हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी दो टाइप के होते हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक वो जो हेट्रो एटम के साथ अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड हो, और नॉन एरोमेटिक जो है वो डिफरेंट एटम तो हो लेकिन अल्टरनेट सिंगल और डबल ना हो। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन शॉर्ट में इसको हम H से लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो जिस कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हैविंग वनलिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव। एल्कीन इसको हम लोग बोलते हैं ओलिफिन्स, क्योंकि ये ऑयल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और एल्काइन को सिंपल एल्काइन ही बोलते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं और क्या कंडीशन है। तो इसके बीच में जो एल्केन होता है, इसके सारे इस कंपाउंड में हर कार्बन के बीच में क्या होता है, केवल सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन के बीच में कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, और एल्कीन की बात करें तो एनी टू कार्बन, किसी भी दो कार्बन के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड भी आ गया तो हम उसको बोलेंगे एल्कीन, या एक से अधिक भी हो सकता है, या कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए किसी भी दो कार्बन के बीच में, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलेंगे एल्कीन। ठीक है, तीसरा है आपका एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन। तो किसी भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम कंडीशन कितना है, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए किसी भी दो कार्बन के बीच में। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइंस। ठीक, आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 CH CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, हर जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, किसी भी कार्बन के बीच में क्या है, सब सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली एल्केन का एग्जांपल हो गया। शॉर्ट में इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ये इस तरह का भी आप देख लीजिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक, दूसरा अब देखिए एल्किन्स, इसमें देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो देखिए इसमें किसी भी दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किन्स। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो ये भी आप देख लीजिएगा किस तरह से लिखा गया है। ठीक, तो एक कार्बन से देखिए दो मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, तो CH ये 2, फिर CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। ठीक, आइए देखते हैं एल्काइंस। तो इसमें देखिए किसी भी दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये किस तरह का हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्काइन टाइप का। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, सेचुरेटेड, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसको याद रखिएगा, सिंगल, ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो सेचुरेटेड। ठीक, बाकी क्या हो जाएगा, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या बोलेंगे हम, अनसेचुरेटेड। तो ये आपका लर्निंग ट्रिक है, आप याद रखिएगा, सिंगल सेचुरेटेड, सिंगल सेचुरेटेड। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका जनरल फार्मूला। तो इसका CnH2n+2 होता है, किसका, एल्केन का। अगर इसमें से हम दो हाइड्रोजन निकाल दें, तो ये बन जाएगा CnH2n, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, एल्कीन का। ठीक, अब एल्कीन में से अगर हम दो हाइड्रोजन और रिमूव कर दें,
ठीक, तो ये बन जाएगा आपका एल्काइन का CnH2n-2। ठीक, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब नीचे अब इसका एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल CH4। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथेन गैस। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्स गैस, क्योंकि ये दलदली स्थानों पर भी पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। और इसी को बायोगैस भी बोला जाता है। तो ये 4 जनरल नाम है इसका, मेथेन गैस, मार्स गैस, नेचुरल गैस या बायोगैस। ठीक, इसका एग्जाम्पल है आपका C2H4। C2H4। ठीक, तो इसका जनरल नाम है एथाइलिन। ठीक, इसका जनरल नाम क्या है, एथाइलिन। ठीक, इसका एग्जाम्पल बात करें तो सबसे छोटा एग्जाम्पल होता है C2H2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिलीन। ठीक है, इसका जनरल क्या नाम है, एसिटिलीन। अभी हम IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं, अभी IUPAC नाम नहीं बता रहे हैं, अभी सिंपल हम बात कर रहे हैं कि एल्केन, एल्काइंस, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के एग्जाम्पल। ठीक है, एल्केन का पहला सबसे सिंपल एग्जाम्पल मेथेन, और एल्कीन का सबसे सिंपल C2H4। ठीक, और एल्काइन का C2H2। तो इसका जनरली 4 नाम है, मेथेन गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं और बायोगैस भी बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं एथाइलिन C2H4 को, और इसको बोलते हैं C2H2 को एसिटिलीन। ठीक, अब यहाँ से इसके बाद से हम बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब IUPAC में धीरे धीरे इंटर करते हैं। पहले कुछ हम आपको बेसिक बता रहे हैं, अब धीरे धीरे हम IUPAC की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं IUPAC, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड के आगे लगने वाला जो शब्द होता है उसके लिए सफिक्स यूज होता है। सफिक्स भी 2 प्रकार का है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। रूट वर्ड के पहले लगने वाले शब्द को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो आइए समझते हैं कि रूट वर्ड में और सफिक्स में और प्रीफिक्स में किस तरह का यूज करते हैं। ठीक, या किस कंपाउंड्स के लिए, किस तरह के कंपाउंड्स के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखें, जो रूट वर्ड होता है वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। किसको बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, जिसको हम एल्क लिखते हैं। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर का कार्बन है, मतलब 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह का एल्क, ये रूट वर्ड हो गया। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स का। तो प्राइमरी सफिक्स में आपका आ जाता है एन, इन और आइन। ठीक, एन, इन, आइन, एन, इन, आइन, ये आपका प्राइमरी सफिक्स में आ गया, आपको बेसिक बता रहे हैं। उसके बाद आपका सेकेंडरी सफिक्स में जो आता है वो आपका आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का जो नामिंग होता है IUPAC, वो सेकेंडरी सफिक्स में जाता है। अब बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हम जो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, साइक्लो, जो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं वो प्राइमरी प्रीफिक्स में होता है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो होता है वो आपका आता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब
जो आपकी चेन होती है, मुख्य चेन को छोड़ के बाकी जो साइड में होते हैं उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ बात करें, जैसे ये कोई कार्बन की चेन है इस तरह से, ठीक, तो देखिए यहाँ से हमने नंबरिंग कर लिया, मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब ये 5 कार्बन की चेन हो गई। अब ये जो बगल में बचे ये आपके सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो 2 डिग्री प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आइए रूट वर्ड में देख लेते हैं। रूट वर्ड इसको बोलते हैं एल्क। अब देखिए, फर्स्ट कार्बन के लिए मेथ, सेकेंड कार्बन के लिए एथ, थर्ड कार्बन के लिए प्रोप, फोर्थ कार्बन के लिए ब्यूट, फिफ्थ कार्बन के लिए पेंट और सिक्स कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक, 11 का अनडेक। जनरली आपका यहाँ से ही काम चल जाता है, इससे बड़े कंपाउंड्स आपको जनरली नहीं मिलते। ठीक, और अगर 20 कार्बन का है तो आइकॉस, 30 का है तो ट्राइकॉन, 40 का है तो टेट्राकॉन और 100 का है तो हेक्ट या सेंट। ठीक, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कुछ आपको 4-5 पॉइंट बताते हैं, उसके बाद आपको कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है उसको आपको सिखाते हैं।